नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल जीएस नगरी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी ये क्लास होने वाली है ये 25 मई के इतिहास की घटनाओं पर होने वाली है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो को देखने का लाभ मिल सके, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही छोटी है, 15 से 20 मिनट के बीच में ये वीडियोज़ होती हैं। तो आप इनको देख लिया करिए ताकि आपको छोटी से टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर सकें। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। जो पहली घटना है वो ही है 25 मई सन 1915 में। ठीक है, 25 मई 1915 में क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। ऑन दिस डे इन द ईयर 1915 द सत्याग्रह आश्रम वॉज फाउंडेड। जो सत्याग्रह आश्रम था गांधी जी का, उसकी नींव आज के दिन यानी 25 मई को 1915 में रखी गई थी। कहाँ पर? इन अहमदाबाद एट कचोराब। ठीक है, अहमदाबाद में कोचराब जगह है, वहाँ पर सत्याग्रह आश्रम की नींव रखी गई थी आज के दिन सन 1915 में। When गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका अलॉन्ग विद हिज 25 इनमेट्स। ठीक है, जब गांधी जी अपनी वापसी की यात्रा करके आए थे दक्षिण अफ्रीका से अपने 25 अनुयायियों के साथ में। ठीक है, द आश्रम वॉज शिफ्टेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती ऑन 17 जून 1917। इस आश्रम को जो है शिफ्ट कर दिया गया था, हटा दिया गया था अपनी पहली वाली जगह से, और इसको साबरमती नदी के तट पर शिफ्ट कर दिया गया था। कब? 17 जून 1917 को। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए क्या हुआ था। सन 1915 में साबरमती यानी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? कोचराब जगह में, अहमदाबाद में। ठीक है, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका की ट्रिप से लौटे थे, साउथ अफ्रीका से लौटे थे अपने 25 अनुयायियों के साथ में। ठीक है, आगे देखते हैं। ही लिव्ड इन साबरमती और वर्धा फॉर द टोटल ऑफ 12 ईयर्स। उन्होंने वहाँ साबरमती आश्रम में 12 साल गुजारे अपने जीवन के, और अपनी वाइफ, वहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ रहते थे जिनका नाम था कस्तूरबा गांधी, अपनी पत्नी के साथ कस्तूरबा गांधी, और साथ में उनकी अनुयायी रहते थे जिनका नाम था विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे उनके अनुयायी थे और कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी। वो उन दोनों के साथ 12 साल तक साबरमती आश्रम में या वर्धा आश्रम में रहे। ठीक है, इट वॉज फ्रॉम हिज बेस दैट गांधी जी लेड द डांडी मार्च ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह ऑन 12 मार्च 1930। ठीक है, यही वो आश्रम है जहाँ से गांधी जी बहुत ही मशहूर डांडी मार्च या फिर नमक सत्याग्रह जो उन्होंने शुरू किया था, वो यहीं से शुरू किया था अपने आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम से शुरू किया था। ठीक है, कब शुरू किया था? 12 मार्च सन 1930 में। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि दांडी मार्च गांधी जी ने कब शुरू किया था, तो उसका जवाब होगा 12 मार्च सन 1930 में। ठीक है, और वो साबरमती में कितने साल रहे? 12 साल। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, और इनके जो फॉलोअर थे, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित फॉलोअर थे, उनका नाम था विनोबा भावे। ठीक है, आगे देखते हैं। द सॉल्ट मार्च ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह। ये जो आगे की ये टॉपिक है, यानी ये पॉइंट जो है, ये उनकी नमक सत्याग्रह या डांडी मार्च पर है, जिसको नमक सत्याग्रह या नमक मार्च कहा जाता है, जिसको डांडी मार्च भी कहा जाता है या डांडी सत्याग्रह भी बोला जाता है। ये क्यों किया गया था? इट वॉज एन एक्ट ऑफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस इन कॉलोनियल इंडिया लेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी जी। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको इसके मतलब बता देती हूँ। नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा। ठीक है, नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा, सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा। ठीक है, उन्होंने जो है अहिंसक रूप से सविनय अवज्ञा की थी कि किसकी? ब्रिटिश इंडिया की, जो भारत में अपनी कॉलोनीज़ बना चुका था। ठीक है, और इस मार्च को उन्होंने लीड किया था। वो इस मार्च में सबसे आगे चले थे, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से बता देती हूँ। जो नमक मार्च थी, ठीक है, जिसको नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च या डांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यह मार्च गांधी जी ने एक अहिंसक रूप से शुरू की थी, जिसमें उन्होंने अवज्ञा की थी, सविनय अवज्ञा की थी ब्रिटिश इंडिया की जो कॉलोनीज़ थी भारत में, उनसे। ठीक है, और इसको लीड किया था खुद गांधी जी ने। द 24-day मार्च लास्टेड फ्रॉम 12 मार्च 1930 टू 6 अप्रैल 1930। ये जो मार्च थी, डांडी मार्च या सत्याग्रह, ठीक है, डांडी सत्याग्रह, ये 24 दिन की मार्च थी। ठीक है, इन्होंने शुरू की थी 12 मार्च सन 1930 में, और ये पूरी हुई थी 6 अप्रैल सन 1930 में। ठीक है, यानी उसी साल 12 मार्च को शुरू की थी और 6 मार्च को ख़त्म हुई थी। मतलब ये 24 दिनों की जो यात्रा थी। इट वॉज अ डायरेक्ट एक्शन कैंपेन ऑफ टैक्स रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। ठीक है, ये एक अहिंसक विरोध था। ठीक है, अहिंसक विरोध था अगेंस्ट टैक्स रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कर लगता था उसका प्रतिरोध था, प्रत्यक्ष प्रतिरोध था, और कार्रवाई शिविर लगाया गया था। ठीक है, क्यों अहिंसक विरोध था? ये ब्रिटिश राज्य के एकाधिकार के ऊपर ये विरोध किया गया था, जो कि अहिंसक था।
ठीक है, जो कि 24 दिनों की मार्च के रूप में ये विरोध निकाला गया था, ठीक है, ताकि कर जो लगाया जाता था, ब्रिटिश जो है वो भारत पे कर लगाते थे नमक बनाने पे, उसका प्रतिरोध किया गया था और उसकी कार्रवाई के अनुरूप यह मार्च निकाली गई थी, ताकि जो ब्रिटिश राज्य का एकाधिकार था उस नमक के ऊपर और उस पर जो उन पे भारतीयों पे कर लगाया जाता था नमक पे, वो हटाया जा सके, ठीक है। और यह मार्च शुरू किसने की थी? गांधी जी ने। आगे देखते हैं, साबरमती आश्रम ऑफ गांधी जी इज़ इन अहमदाबाद। ये जो फोटो आप देख रहे हैं पिक्चर, ये साबरमती आश्रम की है जो अहमदाबाद में है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरी घटना है 25 मई सन 1963 की, यानी 25 में 1963। ऑन 25 में 1963 इन एडिस अबाबा, ठीक है, एडिस अबाबा एक जगह है इथोपिया में, ठीक है। इथोपिया कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में इथोपिया एक कंट्री है, एक देश है, ठीक है। वहाँ पर एक जगह है एडिस अबाबा, वहाँ पे क्या हुआ था चलिए जानते हैं। विथ 32 अफ्रीकन कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। 32 अफ्रीकी देशों ने मिल करके एक संगठन बनाया था, ठीक है, अफ्रीकी एकता संगठन। 25 मार्च को ये बनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 25 मार्च सन 1963 में, ठीक है। कहाँ पर? एडिस अबाबा में, जो कि इथोपिया में है। वहाँ पर 32 अफ्रीका देश हैं, उन्होंने मिल करके अफ्रीकन एकता संगठन बनाया था, ठीक है। क्यों बनाया था ये मैं आपको आगे बताऊँगी, पहले ये जान लीजिए। वन ऑफ द मेन नीड्स ऑफ OAU, ठीक है। OAU क्या है आप ये सोच रहे होंगे, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। मैं क्लियर करके एक बार दोबारा दिखा देती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ठीक है। OAU इसी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन यूनिटी, सॉरी अफ्रीकन यूनिटी, ठीक है, मतलब अफ्रीकन एकता संगठन। इसको हिंदी में बोलेंगे, इस्टेब्लिशमेंट वॉज क्वामे निरुक्मा ऑफ घाना, ठीक है। इसकी स्थापना करने वाला कौन था? वो थे क्वामे निरुक्मा ऑफ घाना, घाना के क्वामे निरुक्मा, ठीक है। इट वॉज डिसबैंडेड ऑन 9 जुलाई 2002, ठीक है। इसको जो है ख़त्म कर दिया गया था इस संगठन को, कब? 9 जुलाई सन 2002 में। और किसने ख़त्म किया था? इसके आखिरी अध्यक्ष थे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे और इसके आखिरी अध्यक्ष, ठीक है, मतलब साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे और ये जो संगठन है अफ्रीकी एकता संगठन, उसके आखिरी अध्यक्ष जिनका नाम था थैबो म्बेकी, ठीक है। और इसको रिप्लेस कर दिया था अफ्रीकन यूनियन से, ठीक है, मतलब जो पहले अफ्रीकी एकता संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी हुआ करता था, 2002 के बाद उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम हो गया अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। और इसको ख़त्म किसने किया? 9 जुलाई सन 2002 में इसके आखिरी अध्यक्ष और साउथ अफ्रीका के यानी दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था थैबो म्बेकी, उन्होंने इसको ख़त्म किया और इसकी जगह किसको मिली? अफ्रीकन यूनियन को, जिसको AU के नाम से भी जाना जाता है। सम ऑफ द की एम्स, अब मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि इस संगठन की स्थापना करी क्यों गई थी। इसकी संगठन की स्थापना इसलिए की गई थी टू इनकरेज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग मेंबर स्टेट, ठीक है। उपनिवेश, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। उस समय अफ्रीका में सारे देश अलग अलग हुआ करते थे और सब एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग थे, ठीक है, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, ठीक है। तो इस संगठन की यानी कि अफ्रीका एकता संगठन की स्थापना की गई थी ताकि आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण किया जा सके अफ्रीका में, ठीक है। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, इंटीग्रेशन मतलब एकाकीकरण, ठीक है, मतलब आर्थिक और राजनीतिक एकाकीकरण किया जा सके। एंड टू इरेडिकेट कॉलोनाइजेशन एंड नियो कॉलोनाइजेशन फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। उपनिवेश और नव उपनिवेश को उन्मूलन के लिए भी इसको बनाया गया था, ठीक है। टू इरेडिकेट कॉलोनिज्म, उपनिवेश, और नियो कॉलोनिज्म मतलब नव उपनिवेश, ठीक है। इरेडिकेट करना मतलब उसको उन्मूल करना, उन्मूलन के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। 2 कारणों से की गई थी। पहला कारण था आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण, ठीक है। दूसरा कारण था उपनिवेश और नव उपनिवेश के उन्मूलन के लिए, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी किसकी? अफ्रीका एकता संगठन, ठीक है, जिसको बाद में 9 जुलाई सन 2002 में ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह दी गई अफ्रीकन यूनियन को। और ख़त्म किसने किया? अफ्रीकी एकता संगठन के आखिरी अध्यक्ष और दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जिनका नाम था थैबो म्बेकी, उन्होंने इसको ख़त्म किया, ठीक है। आगे देखते हैं।
इट्स फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑन 1 मई 1963 इन एडिस अबाबा। ठीक है, एडिस अबाबा मतलब वही जगह इथोपिया में जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, वहीं पर इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई। कब हुई? 1 मई सन 1963 में। ठीक है, किसकी? अफ्रीकन एकता संगठन की। ठीक है, पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? एडिस अबाबा में। कब? 1 मई 1963 में। अफ्रीका इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका जो है वो दुनिया का दूसरे नंबर पे, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, मतलब पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और ठीक है, जनसंख्या में भी ये दूसरे नंबर पर आता है एशिया के बाद। ठीक है, एशिया के बाद अफ्रीका पॉपुलेशन में और ज़मीन में, मतलब जितना क्षेत्रफल है इसका, उसमें दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आता है एशिया। ठीक है, अफ्रीका में आज की डेट में 54 कंट्रीज़ हैं, मतलब वहाँ पर अफ्रीका में 54 देश हैं। ठीक है, ये डेटा जो है 54 देश अफ्रीका में है, इसका डेटा जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि अफ्रीका में इस वक्त 54 कंट्रीज़ हैं, मतलब 54 देश हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द कैपिटल ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज़ एडिस अबाबा। ठीक है, जो अफ्रीकन यूनियन बनाई गई, जो पहले अफ्रीकी एकता संगठन थी उसकी जगह पर अफ्रीकन यूनियन 2002 में जो बनाई गई, उसकी भी राजधानी एडिस अबाबा ही है, जो कि इथोपिया का भी, यानी इथोपिया जो देश है अफ्रीका में, उसकी भी राजधानी है। ठीक है, आगे ये जो आप दो एक फ्लैग देख रहे हैं और ये लोगो देख रहे हैं, ये ध्वज और फ्लैग जो है ये किसका है? ये ध्वज और ये जो लोगो है ये है अफ्रीकी एकता संगठन का। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये लोगो और ये झंडा इनका बनाया गया था। ठीक है, अब मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ। इसमें आपको एक ये बात बतानी थी मुझे कि जैसे कि आप ये सब देख पा रहे हैं कि पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी और अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, तो ये सब हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने इन सब चीज़ों को यहाँ पर डाल दिया है कि अगर आप एक बार कुछ भी पढ़ेंगे तो बार बार ये चीज़ें रिवाइज़ होती रहेंगी, तो आपके दिमाग से कभी जाएंगी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली जो घटना हुई है वो हुई है 25 मई सन 1995 में। ठीक है, 25 में 1995 क्या हुआ था? ऑन 25 में 1995 द जीनोम एरा बिगैन व्हेन डॉक्टर जे क्रैग वेंटर अनाउंस दैट ही हैज़ डिकोडेड द फर्स्ट जीनोम ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। 25 मई सन 1995 में जीनोम एरा शुरू हुई। ठीक है, अभी मैं आगे आपको ये बताऊंगी ये जीनोम होता क्या है। वो लोग समझ गए होंगे जो लोग बायो वाले हैं। ठीक है, जो मैथ्स वाले हैं, मैं अभी आपको इसको थोड़े आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, इसकी जीनोम एरा जो है, जीनोम एरा की शुरुआत हुई थी 25 मई सन 1995 में। क्यों? क्योंकि तब डॉक्टर जे क्रैग वेंटर, ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, टिक भी कर दिया, डॉक्टर जे क्रैग वेंटर है, इन्होंने घोषणा की थी कि इन्होंने पहला जीनोम, ठीक है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब जो बैक्टीरिया है उसका पहला जीनोम जो है उसको डिकोड कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म वॉज अ बैक्टीरिया। मैंने अभी आपको ये बताया कि जो पहला सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था वो कौन था? वो जीव था, बैक्टीरिया, जिसके जीनोम को डिकोड किया है किसने? डॉक्टर जे क्रैग वेंटर ने। ठीक है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये वो बैक्टीरिया है जो इन्फ्लुएंजा की बीमारी फैलाता है, उसका जीनोम डिकोड कर लिया गया था। किसने किया था? डॉक्टर जे क्रैग वेंटर ने। सिंस देन अबाउट 100 बैक्टीरियल प्लांट्स एंड एनिमल जीनोम्स हैव बीन डिकोडेड। उसके बाद से हज़ारों की संख्या में बैक्टीरिया हैं, पेड़ पौधे और जीवों का जीनोम डिकोड कर लिया गया है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। इसमें से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पहला जीनोम कब किस सन में डिकोड किया गया था। ठीक है, विश्व का पहला जीनोम किस सन में डिकोड किया गया था? तो वो होगा सन 1995 में। ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है किसने किया था डिकोड? तो डॉक्टर जे क्रैग वेंटर ने। ठीक है, और किस चीज़ का डिकोड किया था? तो बैक्टीरिया जिसका नाम था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये बैक्टीरिया इन्फ्लुएंजा की बीमारी फैलाता है। उस बैक्टीरिया का जीनोम डिकोड किया था सन 1995 में किसने? डॉक्टर जे क्रैग वेंटर ने। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया थे, प्लांट थे, एनिमल थे जिनके जीनोम डिकोड हो गए, लेकिन सबसे पहले जिसका किया गया है वो ज़रूरी है और ये कई बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं जीनोम क्या होता है। ठीक है, जीनोम क्या होता है ये जो बायो वाले हैं वो तो समझ गए होंगे, लेकिन मैथ्स वाले हैं, मैंने सिर्फ आपके लिए इसको लिखा है कि जीनोम क्या होता है ताकि मैं आपको एक आसान भाषा में इसको समझा पाऊँ। डीएनए तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से जीनोम होता है। अ जीनोम इज़ एन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। ठीक है,
जो जीनोम होता है वो क्या होता है, जीनोम पूरे शरीर का डीएनए होता है, उसको मिला दिया जाता है। ठीक है, मतलब सारे कैरेक्टर, ये तो आप सभी जानते होंगे कि डीएनए जो है इंसान के सारे कैरेक्टर, सारे की सारे, उसकी कद काठी, उसकी हरकतें, उसका ब्रेन, ठीक है, उसकी काबिलियत, हर चीज़ डीएनए में होती है। तो जब इन सारे डीएनए को पूरे शरीर के मिला दिया जाता है तो वो किसी भी जीव का जीनोम बन जाता है। मतलब सारे डीएनए मिला दो तो एक जीनोम तैयार हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन्स। ठीक है, डीएनए में जीन्स होते हैं, तो सारे जीन्स, और जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैरेक्टर के लिए। ठीक है, जीन कैरेक्टर का भाव देते हैं, मतलब जो गुण हैं इंसान के वो जीन में होते हैं। ठीक है, जो हमारे जन्म के पहले डिसाइड हो जाते हैं कि इस जो पैदा होने वाला बच्चा है इसमें क्या क्या कैरेक्टर होंगे या इसके क्या क्या गुण होंगे, वो गुण कौन लेके आता है, जीन्स। और जीन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, डीएनए में, और सारे डीएनए मिला दो तो जीनोम बन जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा समझने की, बस आप ये जान लीजिए जीनोम क्या होता है। जीनोम ना खूब सारा डीएनए जो एक इंसान का है उसको मिला करके जीनोम बना दिया जाता है। ठीक है, ये जीनोम कंटेन्स ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो जीनोम होता है इसमें सूचनाएं होती हैं, सभी जानकारी होती हैं जो सभी जीव के विकास के अनुरूप इसमें फीड होती हैं पहले से। ठीक है, ये कंप्यूटर की तरह होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में हम विंडोज़ डालते हैं तो उसमें सारे के सारे गुण होते हैं कि हमारे कंप्यूटर में ये काम हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। उसी तरह से जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय उसका डीएनए, उसका जीनोम बना दिया जाता है, जिसमें सारे के सारे गुण, उसके विकास की प्रणाली और सब कुछ पहले से फीडेड होता है। चौथी घटना जो है वो हुई है 25 मई सन 2008 में, यानी 25 मई 2008। क्या हुआ है, ऑन दिस डे इन द ईयर 2008 अ रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट नेम्ड फीनिक्स वॉज सेंट ऑन अ स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन ऑन मार्स अंडर द मार्स स्काउट प्रोग्राम। आज के दिन सन 2008 में एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट, मतलब एक रोबोट अंतरिक्षयान जिसका नाम फीनिक्स था, उसको भेजा गया था अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन पे। ठीक है, मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन पे, जिसको हिंदी में बोलेंगे अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन पे। ठीक है, कहाँ पर, मार्स में, अंडर द मार्स स्काउट प्रोग्राम। मार्स स्काउट कार्यक्रम के तहत एक रोबोट अंतरिक्षयान भेजा गया था अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन पे। ठीक है, जिसका नाम था फीनिक्स। ये मार्स पर लैंड किया था आज के दिन, यानी 25 मई को सन 2008 में। ठीक है, ये जो फीनिक्स था ये लैंड किया था मार्स पर आज के दिन, यानी 25 मई 2008 में। जो किसने भेजा था, नासा के द्वारा ये भेजा गया था। आगे मैं नासा के बारे में आपको और भी जानकारियाँ दूंगी, पहले ये देख लीजिए। द लैंडर कंप्लीटेड इट्स मिशन इन अगस्त 2008। जो लैंडर है उसने अपना मिशन जो है पूरा कब किया था, सन 2008 में अगस्त में। एंड मेड अ लास्ट ब्रीफ कम्युनिकेशन विद अर्थ ऑन 2 नवंबर। उसने धरती के साथ आखिरी बार संक्षिप्त संचार कब किया था, 2 नवंबर को। ठीक है, अपना मिशन पूरा किया था अगस्त 2008 में, और धरती के साथ संक्षिप्त संचार जो किया था वो 2 नवंबर को किया था। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या है या फिर कैसे पूछा जा सकता है कि पहला जो विश्व का रोबोटिक मिशन था जो मार्स पे भेजा गया था वो कब भेजा गया था, सन 2008 में नासा के द्वारा, जिसका नाम था फीनिक्स। ठीक है, और किस प्रोग्राम के या किस कार्यक्रम के तहत भेजा गया था, मार्स स्काउट कार्यक्रम के तहत। ये मार्स पे कब लैंड किया था, मई में, 25 मई सन 2008 में। आखिरी संक्षिप्त संचार इसके साथ 2 नवंबर को हुआ था, और इसने अपना मिशन पूरा किया था अगस्त 2008 में। ठीक है, आगे देखते हैं। The mission was declared concluded on 10 November 2008 after engineers were unable to recontact the craft। ठीक है, इस मिशन को पूरा कब माना गया था, कब घोषणा की गई थी कि ये पूरा हो गया है, ये पूरा घोषणा की गई थी तब हुआ है जब 10 नवंबर सन 2008 में, जिसके बाद इंजीनियर्स दोबारा इस रोबोट अंतरिक्षयान से कोई भी संचार स्थापित नहीं कर पाए। ठीक है, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रख पाए इस अंतरिक्ष यान से। ठीक है, मतलब कोई भी संचार नहीं हुआ इसके बाद इंजीनियर्स का 10 नवंबर 2008 को, तब इस मिशन को पूरी तरह से खत्म मान लिया गया। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन आर द 2 कंट्रीज टू लैंड स्पेस क्राफ्ट ऑन मार्स। अभी तक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ और सोवियत संघ 2 ऐसे देश हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना स्पेसक्राफ्ट अभी तक अपना अंतरिक्षयान मार्स पर भेज पाने में सफलता हासिल की है। ठीक है, कौन है, यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन। ठीक है, आगे देखते हैं।
नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन। ठीक है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि नासा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो नासा होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ अ यूएस गवर्नमेंट एजेंसी। ये यूएसए की यानी अमेरिका की सरकारी संस्था है जो काम करती है सिविलियन स्पेस प्रोग्राम के लिए और साथ ही साथ एरोनॉटिक साइंटिफिक डिस्कवरी अर्थ एंड एरोस्पेस रिसर्च के लिए काम करती है। यानी नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों के साथ साथ वैमानिकी के काम करती है, या फिर वैज्ञानिक खोज में काम करती है, या फिर धरती के और बाकी की जगहों पे अंतरिक्ष में रिसर्च करती है, शोध करती है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी कैसे? बाय नेशनल एरोनॉटिक। इसकी स्थापना की थी किसने? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एक्ट, मतलब राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1 अक्टूबर सन 1958 में। ठीक है, 1 अक्टूबर सन 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। किसने की थी? राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष अधिनियम के तहत, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एक्ट के तहत 1 अक्टूबर सन 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? राष्ट्रपति ड्वाइट डी ने। ठीक है, जो राष्ट्रपति उस समय थे उनका नाम था ड्वाइट डी ने। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली घटना जो है वो हुई है 25 मई सन 2003 में, यानी 25 में 2003 में क्या हुआ था? द 2003 ARAG वर्ल्ड टीम कप, अ टेनिस टूर्नामेंट टुक प्लेस एट रॉशलबर्ग इन डॉसलडोर इन जर्मनी फ्रॉम May 18 टू 24 मई 2003। ठीक है, 2003 की ARAG विश्व टीम, जो विश्व कप हुआ था, किसका हुआ था? टेनिस का जो विश्व कप 2003 ARAG हुआ था, वो हुआ था रॉशल्स क्लब, जो कि डसेल्डॉर्फ एक जगह है जर्मनी में, वहाँ पर हुआ था। 18 मई से लेकर के 24 मई 2003 के बीच में हुआ था। और आज का दिन किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि 25 मई को इसी टूर्नामेंट में चाइल ने अपनी पहली जीत हासिल की थी। ठीक है, चाइल ने, चीन ने नहीं, चाइल ने। अर्जेंटीना वॉज द डिफेंडिंग चैम्पियन। ठीक है, अर्जेंटीना था जो डिफेंडिंग चैम्पियन था, लेकिन ये बाहर हो गया था राउंड रॉबिन स्टेज में। ठीक है, राउंड रॉबिन स्टेज में अर्जेंटीना बाहर हो गया था। चाइल विजेता बना था और इसने हराया था चेक रिपब्लिक को। ठीक है, जो फाइनल होता है, फाइनल राउंड में चाइल ने चेक रिपब्लिक को हराया और ये पहली बार विश्व टेनिस टूर्नामेंट का विजेता चुना गया। ठीक है, जो कब हुआ? 25 मई सन 2003 में चाइल विश्व विजेता चुना गया। ठीक है, जब ये जो मैच हुआ था, टूर्नामेंट, ये हुआ कहाँ था? जर्मनी में हुआ था, वहाँ पे डुसेल्डॉर्फ जगह है, उसमें हुआ था। ठीक है, कब से कब तक? 18 से लेकर के 24 मई सन 2003 तक। आगे देखते हैं। डेट मैंने आपको पहले ही बता दी, 18 मई से लेकर के 24 मई के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी बता दिया, डुसेल्डॉर्फ जर्मनी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली घटना है छठी, जो हुई है 25 मई सन 2005 में। 25 में 2005 में क्या हुई है? सुनील दत्त डाइड ऑफ हार्ट अटैक। सुनील दत्त हमारे भारत के बहुत ही मशहूर कलाकार और साथ ही साथ में एक राजनीतिज्ञ थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी 25 मई को सन 2005 में अपने घर में, जो उनका घर कहाँ स्थित है? बांद्रा, मुंबई में। ही वॉज एन इंडियन फिल्म एक्टर। वो भारतीय फिल्म में एक्टर थे, मतलब कलाकार थे, फिल्मों के प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे और साथ ही साथ में एक राजनीतिज्ञ भी थे। ही वॉज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट इन मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। ठीक है, ये युवा मामलों में और खेल में, ठीक है, युवा मामलों में और खेल मंत्रालय में मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में। कब से कब तक? सन 2004 से लेकर के 2005 तक। ठीक है, आगे his son is actor संजय दत्त and his daughter प्रिया दत्त is a former member of parliament। ठीक है, इनके जो बेटे हैं उनका नाम है संजय दत्त और इनकी बेटी प्रिया दत्त वो पार्लियामेंट की पूर्व सांसद रह चुकी हैं। ठीक है, he was succeeded as a minister by मणिशंकर अय्यर। इनके बाद में इनका मंत्री पद इनकी मृत्यु के बाद किसने संभाला? मणिशंकर अय्यर जी ने। ठीक है, हिज सीट इन द पार्लियामेंट वॉज contested by his daughter Priya Dutt, who won it and was a member of parliament until May 2014। इनकी सीट पर इनकी बेटी जिनका नाम प्रिया दत्त है उन्होंने चुनाव लड़ा और वो पार्लियामेंट की सांसद रही। कब तक पार्लियामेंट में? मई 2014 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 1968 ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री अवार्ड। सन 1968 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, ये हैं वो, ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं।
आज 7 मई है, तो आप सभी को रमज़ान मुबारक। ठीक है, आज ईद है, बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। रमज़ान और रामदान इज़ अ 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ये जो मुस्लिम का कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर, उसका 9वां महीना होता है। ये मुस्लिम्स के द्वारा एक बहुत ही ख़ास दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसमें ये लोग व्रत रखते हैं और फास्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं और समुदाय के साथ मिल करके ईद का त्यौहार मनाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।